Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 क़याम पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट हो गया था और आज हम उसकी मश्क को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के हर टॉपिक पर मैंने जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाई है और आज हम इसकी मश्क को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू जो है उन पर बात करूंगा और उसके बाद मुख्तसर सवालात जवाबात पर कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे और एंड पर तफसीली जवाबात पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज पर आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने पीछे पूरा चैप्टर नहीं किया हुआ, कुछ आपके टॉपिक मिस हैं, तो पहले आप जाके उनको करिए, अच्छे तरीके से समझिए, तब आप एक्सरसाइज पर आइए। अदरवाइज़ आप ना आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एकदम आ गए, आपने पीछे चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं कवर की हुई तो आपको यहाँ पर मुश्किल पेश आएगी। यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर तो लेंगे लेकिन बेहतरीन अंदाज से नहीं कर सकेंगे। मेरा मकसद ये होता है कि आप एक्सरसाइज करें, बेहतरीन अंदाज से करें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको उसके हर चीज़ का पता हो और आप ख़ुद भी जब उसको लिखेंगे तो एक बेहतरीन अंदाज में लिख के आएंगे। आप किसी एग्ज़ाम में लिख के आ रहे हैं, पेपर में लिख के आ रहे हैं या कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो बेहतरीन अंदाज में लिखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए जो है मैंने यहाँ पर मुख्तसर जो क्वेश्चन थे उनके हेडिंग्स यहाँ पर मैंने लिख ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना यहाँ पर मुश्किल था, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। अगर आप किसी नोट्स से तैयारी कर रहे हैं या ख़ुद नोट्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट्स जो है आपको आपकी मदद करेंगे। तो आप अपने पास कोई भी रफ रजिस्टर, रफ कॉपी जो है रख लें और ये पॉइंट्स अपने पास नोट करते जाएँ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज जब आके करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो MCQs पर आते हैं और सबसे पहला जो है MCQs वो है जी, तकसीम बंगाल का फ़ैसला कब हुआ। तो हम देखते हैं कि तकसीम बंगाल का फ़ैसला 1905 में हुआ। करारदाद लाहौर किसने पेश की, तो हमने करारदाद लाहौर में पढ़ा कि करारदाद लाहौर A फजल हक ने पेश की, मौलवी फजल हक ने पेश की, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दाल। उसके बाद दूसरी जंग अजीम का आगाज़ कब हुआ, वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ 1939 में हुआ। क्रिप्स मिशन कितने तजवीज़ पर मुश्तमिल था, क्रिप्स मिशन जो है वो 3 तजवीज़ पर मुश्तमिल था। अच्छा, मैं वर्ल्ड वार के बारे में आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड वार जो है वो 1 सितंबर 1939 में 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 में जो है ये वार ख़त्म हो गई थी। अब आगे में CR फार्मूला किसने पेश किया, CR फार्मूला राजगोपाल आचार्य ने पेश किया। 1945 और 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के लिए कितनी नशिस्तें हासिल की। 1945 और 46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने कितनी नशिस्तें हासिल की, तो हमें पता है कि मुस्लिम लीग ने 439 जो है वो नशिस्तें हासिल की थी। जवाहरलाल नेहरू कब ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, तो जवाहरलाल नेहरू 1946 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। उसके बाद 1946 और 47 की अबूरी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना किसको मुकर्रर किया गया, तो हमें पता है कि वज़ीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान को मुकर्रर किया गया। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय कौन थे, हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमने देखा कि 3 जून प्लान में लॉर्ड वीवल को वापस बुलाकर फिर लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा और हिंदुस्तान की जो लास्ट जो है वो वायसराय वो लॉर्ड माउंटबेटन है। 1947 में दिल्ली में मुस्लिम लीग कौंसिल का इजलास कब मुनक्किद हुआ, 10 जून को जो है दिल्ली में मुस्लिम लीग कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। 3 जून के मंसूबे की रूह से किन सूबों को तकसीम करना पाया था, तो मैंने आपको बताया था 3 जून के मंसूबे की रूह से 2 सूबे जो थे बंगाल और पंजाब, इन सूबों को तकसीम करना तय पाया था। उन्होंने कहा था इन सूबों को तकसीम करेंगे, बाकी जो हमने देखा उन्होंने कहा कुछ सूबों में हम रेफरेंडम करवाएंगे और असम्बलियों के इजलास होंगे, वो फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ। रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान कब किया गया, तो रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान 17 अगस्त 1947 को किया गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने कब शिकस्त दी, तो हमने पढ़ा बरतानवी इस्तेमार वाले टॉपिक में कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में जो है वो शिकस्त दी, अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी। कायद-ए-आज़म ने कब मुस्लिम लीग में शिरकत की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग में जो है वो शिरकत की। किस रहनुमा को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर का करार दिया गया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो रहनुमा थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार देते हैं, क्योंकि इनकी कोशिश रही कि किसी तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ जुड़ जाएं और इनके आपस के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तो आगे हम आते हैं मुख्तसर सवालात पर
और अब स्टूडेंट्स इनको जो है अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने इस पर कोई आपका टॉपिक रहता है तो आप पहले जाइए मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, उस पर प्ले लिस्ट मौजूद है सेकंड चैप्टर की, तो हर टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो वहाँ पर मौजूद है। आप पहले वो चीज़ें कंफर्म करिए, अच्छी तरह उनको समझिए, फिर आप एक्सरसाइज पे आइए और इंशाल्लाह फिर आप एक्सरसाइज 100% अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता होगा। तो किन वाक़यात ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ाया? तो हमने चैप्टर जब मैंने शुरू किया था तो आपको बताया था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इख्तिलाफ़ात क्यों पैदा हुए थे और फिर दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया था। तो आज हम उन इख्तिलाफ़ात के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किन वाक़यात ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ाया? किन वाक़यात ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ाया? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी 1857 में। 1857 में मुसलमानों ने जो है वो जंग आज़ादी लड़ी। इस जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदुओं ने एक साथ मिलकर जो है वो ये जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन ये जंग हारने के बाद कुछ फिर वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ा दिया, और करते करते फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया। तो पहला जो वाक़या था वो था उर्दू हिंदी तनाज़ा। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उस दौर में हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान जो थी वो उर्दू थी। कब? 1867 में जब उन्होंने लड़ी जंग आज़ादी, उसके बाद हम देखते हैं कि 1867 में हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू थी। तो हिंदुओं ने यहाँ पर आके ये क्रिटिसाइज़ किया कि जो है उर्दू को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान ख़त्म किया जाए और हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी राइज की जाए। उन्होंने ये कहा कि उर्दू को जो है यहाँ की कौमी ज़ुबान ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो है यहाँ पर हिंदी को राइज किया जाए, यहाँ पर जो है हिंदी को हिंदुस्तान की अब कौमी ज़ुबान बनाया जाए। तो ये था उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा हम देखते हैं पहला ये था कि जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो है वो एक दरार पैदा कर दी थी। तो और इस दौरान ही फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर उन्होंने जो है वो दो कौमी नज़रिया भी फिर उन्होंने ही पेश किया था इन वाक़यात को, जब सबसे पहले उर्दू हिंदी तनाज़ा क्रिएट हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जी तकसीम बंगाल का फ़ैसला 1905 में, 1905 में जो है वो तकसीम बंगाल का फ़ैसला हुआ। तकसीम बंगाल, सूबे बंगाल को जो है तकसीम करने की बात की गई दो हिस्सों में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। तो इस दौरान जो है इस फैसले पर भी हिंदुओं ने क्रिटिसाइज़ किया कि तकसीम बंगाल का फ़ैसला गलत है, और फिर इस पर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि इस पर उन्होंने फिर एहतजाज शुरू कर दिए, अंग्रेज़ी अशिया का बाइकआउट कर दिया। तो फिर अंग्रेज़ हुकूमत में प्रेशर में आके 1913 में जो है ये फ़ैसला भी वापस ले लिया था, तकसीम बंगाल का फ़ैसला वापस ले लिया था। तो दूसरा फिर जो अहम बात थी वो थी कि तकसीम बंगाल का फ़ैसला। तकसीम बंगाल का फ़ैसला ऐसा था जिसने मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान जो है वो फासले पैदा कर दिए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है 1906 में। मुस्लिम लीग का क़याम आपको मैंने पहले भी बताया क्यों हुआ, कि जब उन्होंने ये देखा कि अब कांग्रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिंदुओं के मफादात का बात कर रही है, मुसलमानों के लिए ये इनके साथ सिंसियर नहीं है। तो फिर मुसलमानों ने एक अपनी अलग जमात बनाई, मुस्लिम लीग। तो फिर ये भी एक ऐसा इवेंट था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो है फासले पैदा किए। और आखिर में हम देखते हैं जी तहरीक खिलाफत 1919 में, इसमें हमने देखा कि चोरा चोरी का पुरतशद्दुद वाक़या, मोपला कबाइल की बगावत, कोहाट के हिंदू मुस्लिम फसादात, फिर ये भी ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ाया तहरीक खिलाफत के दौरान। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू तहरीकें शुरू हो गई। इनके बारे में मैंने आपको बताया था शुद्धि और संगठन तहरीक। शुद्धि और संगठन तहरीक के बारे में आपको मैं दोबारा बताता चलूँ। शुद्धि और संगठन तहरीक क्या थी? शुद्धि तहरीक इन्होंने शुरू की कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उनको हिंदू करने की तहरीक शुरू की कि जो मुसलमान हैं वो अपना मज़हब बदल के हिंदू हो जाएं। तो ये इन्होंने एक तहरीक मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान से शुरू की थी। वो तहरीक जो है वो उनकी कामयाब ना हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने संगठन तहरीक शुरू की कि जो मुसलमान थे उनको सरेआम उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। तो ये थी शुद्धि और संगठन तहरीक। इन जैसी तहरीकों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो है वो फासलों को बढ़ाया। और
आखिर में हम देखते हैं कि कांग्रेसी वजारतें 1935 से 1939 का जो दौर था, जब हिंदुओं के पास वजारतें आई थी, जब वो इलेक्शंस जीते थे तो इनकी हुकूमत आ गई थी। तो इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की थी, जिन्होंने इन नाइंसाफ़ियों ने मुसलमानों के दिल में घर कर लिया और फिर मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान मज़ीद फासले पैदा होते चले गए। हमने देखा कि सबसे पहले उर्दू हिंदी तनाज़ा, अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहें तो उर्दू हिंदी तनाज़ा एक ये था, और दूसरा तकसीम बंगाल, मुस्लिम लीग का क़याम, तहरीके खिलाफत हमने देखा, उसमें कौन सा चोरा चोरी का पुरतशद्दुद वाक़या, मोपला कबाइल की बगावत, कोहाट के हिंदू मुस्लिम फसादात। हमने देखा कि हिंदू तहरीकें कौन सी, शुद्धी और संगठन जैसी तहरीकें, इन तहरीकों ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को मज़ीद बढ़ा दिया। और आखिर में कांग्रेसी वजारतें 1939 से और 1935 के जो इलेक्शन हुए थे, इसके दौरान काफ़ी मुसलमानों के नाइंसाफ़ के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, तो जिन्होंने मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान जो है वो फासलों को बढ़ा दिया, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। तो अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स इनफ हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा आप जो है वो लिख भी सकते हैं, बुक में हर चीज़ मौजूद है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है इनफ है। एक बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार हो सकता है। पेपर जो है, पेपर के जो नंबर हैं, आप इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, हर उस पे जो है पेपर के बारे में भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। उसके लिए भी जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं मुकम्मल ब्रीफ करूंगा कि पेपर जो है आपने कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली मुताले पाकिस्तान का किस तरह उसका पैटर्न होगा, कैसे सॉल्व करना है, किन चीज़ों को आप ध्यान में रख के अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है जी, क्रिप्स मिशन ने क्या तजवीज़ पेश की। तो हमने देखा जी, क्रिप्स मिशन जो है सर स्टीवर्ट क्रिप्स ने जो है पेश किया था। अब इसके बारे में भी जो है मैं भी आपको शॉर्टली बताता चलूँ। फिर इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो आप पहले उनको देख लें, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप वो टॉपिक्स अच्छी तरह समझेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं है, एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गपशप है, बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेंगे। क्रिप्स मिशन जो है हमने देखा कि वर्ल्ड वार सेकेंड का जो है वो आगाज़ हो गया था। तो इस दौरान जो है हिंदुस्तान में एक हलचल सी मच की थी। उससे पहले मुसलमानों ने करारदादे लाहौर भी पेश कर दी थी, और उसके बाद जो है अब वर्ल्ड वार का आगाज़ हुआ तो अंग्रेज़ों को बगैर बताए जो है वो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को बगैर बताए जो है वर्ल्ड वार में शिरकत कर ली। वो वर्ल्ड वार में सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है वो कूद पड़े। तो इस वजह से फिर जो कांग्रेस के वजारतें थी उनके पास, कांग्रेसी लोगों ने अपनी वजारतों से, अपनी सीटों से इस्तीफ़े दे दिए। अब उन्होंने हिंदुस्तान में तरीके शुरू कर दी। जो है हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो पहला बात तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कर रही है लोगों को कि किसी तरह अब हम इनसे आज़ादी हासिल करें। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या में जो है करारदादे लाहौर पेश कर दी थी। हिंदुस्तान में हलचल सी मच गई थी और वर्ल्ड वार 1 का भी आगाज़ हो चुका था। तो इस दौरान जो है उन्होंने स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि स्टीवर्ट क्रिप्स ने जो है वो कुछ तजवीज़ पेश की कि उन्होंने जो है 3 रुकनी जो है वो कमीशन, एक हिंदुस्तान में 3 अफराद पर मुश्तमिल एक मिशन को हिंदुस्तान भेजा, और उसने कुछ तजवीज़ पेश की थी। वो तजवीज़ क्या थी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी, क्रिप्स मिशन की तजवीज़। यहाँ पर आप एक हेडिंग दे दें, क्रिप्स मिशन की जो है तजवीज़, उसके नीचे पे जो है ये पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या था, जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी, कि उन्होंने कहा कि जंग के बाद जो है हम वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। जंग के बाद आइन साज असम्बली कायम की जाएगी। जंग के बाद जो है वो आइन साज असम्बली कायम की जाएगी। एक ऐसी असम्बली कायम की जाएगी कि जो हिंदुस्तान का आइन बनाएगी, और वो आइन कौन बनाएगा, वो आइन हिंदुस्तानी ही बनाएंगे। अरकान को सूबाई असम्बली के ऐवान ज़री के मेम्बरान तनासुब नुमाइंदगी के असूलों पर मुंतखब करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि आइन साज असम्बली में रियासतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, कि जो आज़ाद रियासतें हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके बाद असम्बली का तैयार करदा आइन हुकूमत बरतानिया को काबिल कबूल होगा, कि जो असम्बली जो है वो आइन बनाएगी वो हुकूमत बरतानिया को काबिल कबूल होगा। जंग के दौरान दिफा की सारी जिम्मेदारी हुकूमत बरतानिया के हाथों में होगी। और आखिरी पॉइंट था कि आइन साज असम्बली और ताज बरतानिया के दरमियान मसाइल हल करने के लिए मुआहदे किए जाएंगे, कि अगर कोई मसला पैदा हो जाता है तो बरतानिया, ताज बरतानिया और
जो है हिंदुस्तानियों के जो आइन साज असम्बली है और ताज बरतानियों के दरमियान कोई भी मसाइल पैदा हो जाएंगे तो उनको हल करने के लिए जो है मुआहदे किए जाएंगे। मैं बोल रहा था, तो आप फिर से वीडियो पीछे लेके जाके ये पॉइंट्स भी अपने पास नोट कर लें, ये भी इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, काफ़ी है। क्रिप्स मिशन की तजवीज़ को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्यों मुस्तरद किया? तो हम देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसने जो तजवीज़ पेश की थी उसको मुस्तरद कर दिया। किन वजहों पर मुश्तमिल किया कि क्रिप्स मिशन की तजवीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्तरद किया। कांग्रेस ने क्यों मुस्तरद किया? कांग्रेस ने तजवीज़ को इस बुनियाद पर मुस्तरद किया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौरी इक़दाम नहीं थे। कि उन्होंने कहा कि आपने बात की कि हम हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे, इसके लिए आपने कोई फौरी इक़दाम नहीं किए। जंग के बाद का जो है वो वक्त दिया, बल्कि जंग के बाद का वक्त दिया गया था। दूसरी बात ये थी कि इन तजवीज़ से कांग्रेस को पाकिस्तान की बू आ रही थी, क्योंकि इन तजवीज़ में ये भी कहा गया था सूबे अगर चाहें तो वफाक से अलहदा हो सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिख लें कि कांग्रेस ने क्यों मुस्तरद किया था, एक हेडिंग दें और उसके नीचे आप ये लिख लें कि क्या वजह बनी कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इन तजवीज़ को इसलिए मुस्तरद किया कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के मुतालबे को वाज़ेह अंदाज में तस्लीम नहीं किया गया था। इस तरह मुस्लिम लीग को यह भी एतराज़ था कि गुफ्तगू शदीद में इनको एतमाद में नहीं लिया गया था। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर में जो है, क्योंकि चीज़ें मैंने पहले ब्रीफली डिस्कस कर दी हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है और टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से मैं आपको अभी जो है शॉर्टली जो है बताता चल रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्यों मुस्तरद किया और मुस्लिम लीग ने क्यों मुस्तरद किया। ये क्वेश्चन आप लिखें, आप हेडिंग देंगी पहले जी कांग्रेस ने क्यों मुस्तरद किया, तो आप नीचे ये जो है सारी बातें लिख लें किस किस वजह पर मुस्तरद किया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इन तजवीज़ को क्यों मुस्तरद किया, आप ये तमाम चीज़ें लिख लें क्यों मुस्तरद किया। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जाएँ, वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया चैनल पर जाएंगे और इस वीडियो के लास्ट पर मैं पूरी प्ले लिस्ट भी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, मैंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? पेज 22 पे आ जाते हैं हम। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? तो हम स्टूडेंट्स जल्दी मैं आप शॉर्टली इस पर भी जो है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? सबसे पहले हमें पता कि हिंदुस्तान में जो है वो एक इंतज़ामी कौंसिल बनाने का ऐलान किया था कि हम लॉर्ड वीवल ने ये ऐलान किया था कि हम हिंदुस्तान में जो है एक इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे। जो उसके मेंबर्स होंगे, उसके अरकान होंगे, वो हम हिंदुस्तान के लोग ही जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमने सवाल ये कर रहे हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम की हुई, तो इसमें आप थोड़ा सा पहले पस मंज़र लिखेंगे कि क्या क्या हुआ। हमने देखा कि सबसे पहले शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या, शिमला कॉन्फ्रेंस में है शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कट। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिख दें, शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या। हमने देखा कि लॉर्ड वीवल ने ऐलान किया जी कि हम जो है हिंदुस्तान में इंतज़ामी कौंसिल बनाने जा रहे हैं। तो इंतज़ामी कौंसिल के जो मेंबरान होंगे वो हिंदुस्तान से मुंतखब होंगे। और अब उन मेंबरान को उन्होंने किस तरह मुंतखब किया, उन्होंने ये कहा लॉर्ड वीवल ने कि 6 जो मेंबर होंगे वो हम कांग्रेस से लेंगे, कि इस जो इंतज़ामी कौंसिल हम बना रहे हैं, जो इंतज़ामी कौंसिल क्या थी, जो हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह चलाएगी, एक ऐसी कौंसिल होगी। तो ये इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे, इसके 6 मेंबर जो हैं वो कांग्रेस से हम लेंगे, 5 मेंबर जो हैं वो हम मुस्लिम लीग से लेंगे, और उसके बाद जो है 3 मेंबर जो हैं वो हम अक़लियत से लेंगे। ये तो होगी बैकग्राउंड की बात कि थी क्या, अक़लियत से लेंगे। ये तो थी हमारी बैकग्राउंड में हमने जो बात की कि इंतज़ामी कौंसिल बनानी थी, और उसके उन्होंने कहा हम इस तरह में इंतख़ाबात जो है वो इस तरह उनके मेंबर हम मुंतखब करेंगे। अब मसला यहाँ पर ये क्रिएट हो गया था कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम क्यों हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस इस वजह से नाकाम हुई थी कि यहाँ पर ये कांग्रेसी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि मुस्लिम लीग जो है उसको आपने ये कहा है कि आप 5 मेंबर जो है वो सिलेक्ट करें। मुस्लिम लीग 5 मेंबर ना सिलेक्ट करे, 5 मेंबर जो है मुस्लिम लीग अपने मेंबर से सिलेक्ट कर ले। एक जो मेंबर होगा वो होगा मुसलमान, लेकिन गैर मुस्लिम लीगी होगा, वो हम 22 से लेंगे। तो इस दौरान हम देखते हैं कि पंजाब की एक यूनिस्ट पार्टी थे, उसके एक रहनुमा थे सर हिजर हयात टवाना, तो वो भी सामने आ गए थे। तो उन्होंने भी कहा कि एक जो मेंबर है वो गैर मुस्लिम लीगी होना चाहिए। तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है, क्योंकि इससे पहले कायदे-ए-आज़म कहते आ रहे थे कि मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है,
क्योंकि काफ़ी मेंबर जो हैं वो यूनिस्ट पार्टी भी मुसलमानों के मौजूद हैं और कांग्रेस में भी। तो इस दौरान फिर उन्होंने कहा कि एक मेंबर जो है वो गैर मुस्लिम लीगी होगा। तो इस दौरान फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, 5 के 5 मेंबर जो है हम ही सिलेक्ट करेंगे। तो इस दौरान जो है ये कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड वीवल ने कहा कि आप फ़हरिस्त दें अपने लोगों की। तो कायद-ए-आज़म ने फ़हरिस्त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 के 5 मेंबर जो हैं हम खुद ही मुंतखब करेंगे। तो इस दौरान फिर लॉर्ड वीवल ने खुद ही कहा कि हम जो है वो ये शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई है। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में वाहिद नुमाइंदा जमात कौम है। उसके बाद उन्होंने 1945 और 46 के इंतखाबात करवाए। हमने ये जानना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम क्यों हुई थी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम इसलिए हुई थी कि हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 5 मेंबर हमने लेने हैं मुस्लिम लीग से। उसके बाद हमने जो है वो 5 मेंबर हमने लेने हैं मुस्लिम लीग से, 6 मेंबर कांग्रेस से और 3 मेंबर जो हैं वो अक़लियती होंगे। तो इस दौरान फिर उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग 4 ही मेंबर अपनी जो है जमात से मुंतखब करे, 1 मेंबर गैर मुस्लिम लीगी होगा मुसलमानी। इस पर कायद-ए-आज़म डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, 5 के 5 मेंबर जो है वो हम खुद ही मुंतखब करेंगे। इस दौरान फिर उनसे अपने नुमाइंदों की फ़हरिस्त जब लॉर्ड वीवल ने मांगी तो ये देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो मुस्लिम लीग ही है और जो है मुस्लिम लीग 5 के 5 मेंबर जो है वो खुद ही मुंतखब करेगी। इस दौरान जो है फिर इख्तिलाफात पैदा हो गए और शिमला कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप पहले जो है जाके अगर चीज़ें नहीं की हुई तो कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने पहले अच्छे तरीके से समझा हुआ है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनको पीछे का बैकग्राउंड के बारे में पता है, उनके लिए अभी जो है वो आसानी है, वो आसानी से ये चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1945 और 46 1945 और 46 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग किस तरह कामयाब हुई। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग किस तरह कामयाब हुई। 1945 और 46 के आम इंतखाबात होते हैं हिंदुस्तान में। क्यों, वही पहले मैंने जो बात की थी शिमला कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि वाहिद नुमाइंदा जमात, उन्होंने कहा था लॉर्ड वीवल ने कि हम आगे जाकर जांच लेंगे कि कौन हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो उसके बाद हिंदुस्तान में जो है इलेक्शंस हुए, आम इंतखाबात हुए 1945 और 46 के। तो हम इसमें देखते हैं कि एक मरकज़ी असम्बली पे इलेक्शन हुए और सूबाई असम्बली पे 1945 और 46 के आम इंतखाबात हुए। ये चार्ट आप देख लें और फिर आप जो है वो किसी भी नोट्स से मैंने आपको बताया तैयारी करें या ख़ुद नोट्स लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स ज़हन में लिखें, नोट्स लिखें, बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे और आपको ये चीज़ें आसानी आपके लिए पैदा करेंगी एग्ज़ाम में भी और वैसे भी जो है आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे तरीके से आप अगर ख़ुद नोट्स लिख रहे हैं वो बेस्ट है और ये पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हमने देखा आम इंतखाबात हुए मरकज़ी असम्बली पे और सूबाई असम्बली पे। मरकज़ी असम्बली पर 1945 में इंतखाबात हुए, दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली पर इंतखाबात हुए और सूबाई असम्बली पर जनवरी 1946 में जो है वो आम इंतखाबात हुए। मरकज़ी असम्बली के जब इंतखाबात हुए, क्वेश्चन ये कर रहा है कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग किस तरह कामयाब हुई। तो हम देखते हैं कि मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात हुए तो इस दौरान जो है टोटल सीट्स, टोटल नशिस्तें 100 में से 30 नशिस्तें जो है वो मुसलमानों के लिए मखसूस थी कि ये 30 सीटें जो है ये मुसलमानों के लिए मखसूस हैं। तो वो 30 की 30 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग ने ही जीत गई थी। इस दौरान मुस्लिम लीग ने ये 30 की 30 सीटों पर कामयाबी हासिल करी थी। इस तरह 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट उन्होंने हासिल कर लिया था मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात में। सूबाई असम्बली हम देखते हैं जी, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए 14 सूबों पर जो है ये इंतखाबात हुए। इस दौरान जो है मुसलमानों के लिए जो है जो नशिस्तें मखसूस थी वो थी 492 नशिस्तें, 492 नशिस्तें, 492 नशिस्तें जो है मुसलमानों के लिए मखसूस थी। उसमें मुस्लिम लीग ने 454 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने हासिल की, 454 नशिस्तें हासिल की और इस तरह 92% जो है रिजल्ट था। मुस्लिम लीग को यहाँ पर भी एक बड़ी कामयाबी थी। शॉर्टली बताता चलूँ, मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात दिसंबर 1945 में हुए और 1946 में जनवरी 1946 में सूबाई असम्बली पर इंतखाबात हुए। मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात हुए, 100 टोटल नशिस्तें थी, 100 में से 30 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मखसूस थी और ये 30 की 30 नशिस्तें मुस्लिम लीग भी ही हासिल कर गई थी। उसके बाद सूबाई असम्बली पर इंतखाबात होते हैं। सूबाई असम्बली के हम इंतखाबात देखते हैं तो 492 नशिस्तें, 492 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मखसूस थी। उसमें से 454 नशिस्तें, 454 जो है नशिस्तें मुस्लिम लीग ने हासिल की, 92% रिजल्ट था। तो इस तरह इन सीटों पर मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की थी। क्वेश्चन जो है हम देखते चलें 1946 में मजलिस कानून साज के
इजलास में क्या मुतालबा पेश किया गया? मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास, ये वो टॉपिक था। तो हमने देखा कि इस दौरान मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास होता है। 1946 में मुस्लिम लीग का इजलास होता है। वो मेंबर इस इजलास में शामिल होते हैं जो 1945 और 1946 में मुस्लिम लीग के टिकट पर खड़े हुए, वो जीते, उन नुमाइंदों का इजलास हुआ। तो इस दौरान जो है क्या मुतालबात पेश किए गए, तो इसमें भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ये भी अगर आप आंसर में लिखें तो इनफ हैं। सबसे पहले कायद-ए-आज़म ने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया। इसमें कायद-ए-आज़म ने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया। दूसरा जो है, बंगाल से हुसैन शहीद सरवर्दी ने एक किरदार पेश की जिसमें एक खुद मुख्तियार रियासत पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया। दूसरा पॉइंट हो गया। और उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान और एक आइन साज असम्बली काबिल कबूल नहीं थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए एक अलग आइन साज असम्बली होनी चाहिए जो कि दोनों मुल्कों की आइन बनाएगी। और लास्ट जो है इसमें पॉइंट ये था कि अगरचे मुतालबा तस्लीम किया तो मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार है, वरना अपने लिए खुद लाए अमल तजवीज़ करेगी। मैंने कहा आपको टाइम शॉर्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ। सबसे पहला पॉइंट था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, जिन्होंने इस इजलास में सबसे पहले पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया, बड़ी तफसील से पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया। बंगाल के हुसैन शहीद सरवर्दी ने एक किरदार पेश की जिसमें उन्होंने एक खुद मुख्तियार रियासत पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया। उसके बाद मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान और एक आइन साज असम्बली काबिल कबूल नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए एक अलग आइन साज असम्बली होनी चाहिए जो कि दोनों मुल्कों के लिए आइन बनाएगी। अगरचे मुतालबा तस्लीम किया गया तो मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार है, वरना अपने लिए खुद लाए अमल तजवीज़ करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1940 और 47 में अबूरी हुकूमत की तश्कील किस तरह हुई? तो मैंने बताया कि अबूरी हुकूमत का क्या हुआ। 1946 और 47 के लिए अबूरी हुकूमत बनानी थी। बहुत ही अहम टॉपिक है, इस पर भी मैंने जो है डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया अबूरी हुकूमत जो है बनानी थी। अबूरी हुकूमत कैसे बननी थी? जो इससे पहले इंतखाबात हुए थे उनकी बुनियाद पर आगे जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अबूरी हुकूमत बननी थी। अबूरी हुकूमत के बारे में आपको एक बार मैं फिर से बताता चलूँ। अबूरी हुकूमत जो है एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसा कि आपको मैं इसकी मिसाल दूं कि पाकिस्तान जो है इसमें एक हुकूमत आई, उसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया, अपना वक्त पूरा किया और वो चली गई। अब उसके बाद एक अगली हुकूमत आएगी। मिसाल के तौर पर एक हुकूमत थी पहले, उसने 5 साल का दौर पूरा कर दिया है। अब उसके बाद एक नई हुकूमत ने आना है, एक अगली हुकूमत ने आना है, तो एकदम थोड़ी आएगी। उसके दरमियान कुछ गैप होगा जिसमें जो है इलेक्शन वगैरह की तैयारियाँ की जाएंगी, फिर इलेक्शन होंगे, तब अगली हुकूमत आएगी। तो इस दौरान इस टाइम पीरियड में 4, 5, 6 महीने जो हुकूमत आती है, जो किसी भी मुल्क के इंतजामात वगैरह चलाती है, उसको हम कहते हैं अबूरी हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट। तो अबूरी हुकूमत की तश्कील उन्होंने इस तरह से की। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत हम इस तरह तैयार करेंगे कि 6 जो हैं अबूरी हुकूमत में 6 जो मेंबर होंगे वो हम कांग्रेस से लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग से लेंगे, और जो है हम उसके बाद 6 मेंबर कांग्रेस से, 5 मेंबर मुस्लिम लीग से और 3 मेंबर जो हैं वो हम अक़लियत से लेंगे। इस तरह जो है अबूरी हुकूमत का ढांचा उन्होंने तैयार किया। अबूरी हुकूमत तैयार हुई। उसके बाद हमने देखा कि अबूरी हुकूमत में काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो गए। हिंदुस्तान में जो है फसादात वगैरह भी शुरू हो गए। एंड पे जाके अबूरी हुकूमत बन गई और मुस्लिम लीग के पास जो है वो 5 वजारतें भी आ गई थी। नहायत ही अहम टॉपिक है ये। तो इसमें उसने क्वेश्चन ये किया कि अबूरी हुकूमत की तश्कील किस तरह से होनी थी, किस तरह से अबूरी हुकूमत बननी थी। तो हमने बताया कि उन्होंने कहा कि 6 मेंबर जो हैं हम कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और 3 मेंबर जो हैं हम अक़लियत से लेंगे। इसके बारे में अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जाइए, प्ले लिस्ट मौजूद है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। अबूरी हुकूमत के नाम से ये टॉपिक है और बड़ी डिटेल से मैंने इसके टॉपिक को जो है वो कवर की है। और फिर मैं इसमें स्पेसिफिक बताया कि जो है मुस्लिम लीग को कितनी नशिस्तें मिली, कौन कौन से मेंबर थे और उनको किस किस सीटों पर नशिस्तें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कांग्रेस को ये एहसास क्यों हुआ कि उन्होंने ख़जाना की वजारत मुस्लिम लीग को देकर गलती कर दी है? अबूरी हुकूमत की तश्कील हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग को जो है वो वजारत ख़जाना मिली। वजारत ख़जाना मिली किसको? मुस्लिम लीग के एक मेंबर थे लियाकत अली खान को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। वज़ीर
ख़जाना लियाकत अली ख़ान को जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाया गया। तो इस दौरान जो है कांग्रेस को ये एहसास क्यों हुआ कि उन्होंने ख़जाना की वजारत मुस्लिम लीग को देकर गलती कर दी है। तो इसके आंसर में हमने पहले थोड़ा बैकग्राउंड लिखना है कि अबूरी हुकूमत तश्कील की गई। अबूरी हुकूमत तश्कील की गई तो मुस्लिम लीग के पास वजारत ख़जाना लियाकत अली ख़ान को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया। अब कांग्रेस को ये एहसास क्यों हुआ, इसका आंसर ये है कि अब जब कांग्रेस ने देखा कि कांग्रेस मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग के रह मुकरम पर चली गई थी, वज़ीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान के मेंबर पर चली गई थी। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी फ़ंड्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो वज़ीर ख़जाना के साथ ही जो है फिर रब्ता करते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस मुकम्मल तौर पर अब जो है वो पहली बात हम लिखेंगे कांग्रेस मुकम्मल तौर पर अब मुस्लिम लीग के रहमो करम पर थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें कि लियाकत अली ख़ान ने एक ज़बरदस्त अवामी बजट बनाया था जो लोगों के लिए खुशहाली के लिए बनाया था। तीसरा पॉइंट ये था कि इस दौरान जो है लियाकत अली ख़ान ने जो है सनतें थी, जो इंडस्ट्रियाँ थी, उन पर काफ़ी भारी टैक्स आयद कर दिए थे, जो है सनतों पर काफ़ी भारी टैक्स आयद कर दिए थे। फिर मैंने आपको इसमें टॉपिक में बताया कि मुस्लिम लीग जो कांग्रेस थी वो इन सनतकारों के पैसों पर चल रही थी, ये सनतकार उनकी फंडिंग करते थे और फिर कांग्रेस चल रही थी। जब इन पर भारी टैक्स आयद किए गए तो ये जो सनतकार थे उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने कहा कि एक तो हम कांग्रेस को चला रहे हैं और आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस कर लिए, हमारे लिए मुश्किल पेश हो गई थी। तो इस दौरान कांग्रेस मुकम्मल तौर पर जो है फंस के रह गई थी। तो तब फिर कांग्रेस को ये एहसास हुआ कि उन्होंने वज़ारत ख़जाना मुस्लिम लीग को देकर एक बड़ी गलती कर दी है। स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूँ डिटेल से। बाकी आपके पास मुझे पता है कि नोट्स हर अच्छे स्टूडेंट्स के पास नोट्स मौजूद होते हैं या ख़ुद वो नोट्स बना रहे होते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स मौजूद है तो ये पॉइंट्स आप जहन में रखें, उनसे तैयारी करें। और किसी भी आप अगर खुद नोट्स बना रहे हैं तो बुक सामने रखें, ये पॉइंट सामने लिखते जाएँ और बेहतरीन नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब क्यों दिया गया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का क्यों करार दिया गया? तो हम देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो इस दौरान उनकी यही कोशिश रही थी कि किसी तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आपस में इकट्ठा किया जाए। इसमें हम देखते हैं कि मुआहदा लखनऊ पैक्ट होता है, काफ़ी मुआहदे होते हैं जिनमें उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी तरह हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश की। और हम यहाँ पर ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रख लें कि 1906 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये आप थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में लिखेंगे, क्योंकि अगर एक अच्छा क्वेश्चन लिखना होता है, जानदार क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसमें सबसे पहले आप अच्छा बैकग्राउंड उसका लिखते हैं। सबसे पहले आप जो है थोड़ा उसका पस मंज़र बयान कर दें और नेक्स्ट फिर आप आगे जो है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में लिखें। एग्जामिनर जो है आपको नंबर फालतू काट ही नहीं सकता। अगर आपने उसमें गलती नहीं की हुई, जो चीज़ लिखी है वो करेक्ट लिखी है, अच्छे तरीके से लिखी है, आप बेहतरीन नंबर हासिल कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आप कांग्रेस में जो है 1906 में जो है वो शामिल हो गए। उसके बाद 1913 में आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कहने पर मुस्लिम लीग में आपने शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान दोनों जमातों के आप मुश्तरका मेंबर थे, क्योंकि आप पहले कांग्रेस में भी शामिल थे, अब मुस्लिम लीग में शामिल थे। तो इस दौरान आप दोनों जमातों के जो है मुश्तरका मेंबर थे। आपकी यही कोशिश रही थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी तरह साथ हो जाए। तो इसमें हम लिखेंगे मुआहदे लखनऊ में आपका किरदार। मुआहदे लखनऊ में आपने मुआहदे लखनऊ हुआ था 1916 में, इसमें दोनों जमातों ने जो है वो दस्तखत किए थे। उस दौरान भी कायद-ए-आज़म की कोशिश थी और ये एक बड़ी चीज़ थी कि मुआहदे लखनऊ में दोनों जमातों ने एक उस पर लखनऊ पैक्ट पर जो है वो दस्तखत की और आपने ये जो है मुआहदे लखनऊ दोनों जमातों को करीब लाने में जो है कुछ कारगर साबित हुआ। तो इसका हम लबे लुबाब देखें, अगर खुलासा देखें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने की कोशिश की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया गया। कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब क्यों दिया गया? कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने की कोशिश की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया गया। और इसकी आप एग्जांपल पे मुआहदे लखनऊ भी लिख सकते हैं कि मुआहदे लखनऊ इसकी बेहतरीन मिसाल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किन तरीक़ों से तहरीक पाकिस्तान के बेहतरीन नुमाइंदे का किरदार निभाया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपने नहायत ही मुस्तकिल मिजाजी से मुसलमानों की रहनुमाई की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में एक किस तरह बेहतरीन लीडर का जो है वो किरदार निभाया।
तो हम पहला पॉइंट देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहायत ही मुस्तकिल मिजाजी से मुसलमानों की रहनुमाई की। दूसरा पॉइंट है, आपने कभी भी कानून को जो है अपने हाथ में नहीं लिया, आपने अंग्रेज़ों कांग्रेस और दूसरे रहनुमाओं की हर बात का दलील के हथियार के साथ जवाब दिया, दलील के साथ मुकाबला किया। हर फैसले में अपने साथियों और कारकुनों से मशवरा लेते थे और फैसले के बाद इस पर डटे रहते थे। हमेशा अपने वादे को याद रखते थे। ये पॉइंट्स भी आप लिखें तो आपके लिए काफ़ी है। पहला पॉइंट, आपने नहायत ही मुस्तकिल मिजाजी से मुसलमानों की रहनुमाई की, कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, आपने अंग्रेज़ों, कांग्रेसों और दूसरे रहनुमाओं की हर बात का दलील के हथियार के साथ जवाब दिया। हर फैसले में अपने साथियों और कारकुनों से मशवरा करते थे और जो फैसला कर लेते थे इस फैसले पर डटे रहते थे, हमेशा अपने वादे को याद रखते थे। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो समझ में आए होंगे, और कोई भी आपको मसला परेशानी है, अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कहीं मुश्किल पेश आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। आगे मुफस्सल जो आप तफसीली जो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मसला ये है कि इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी इधर बड़ी चीज़ें हैं और इस वीडियो में तो ये एक्सप्लेन होना मुश्किल बात है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स किए हुए हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ आप किस तरह लिखेंगे। अगर आपने नहीं किए हुए, फिर भी मेरी वही बात कि आप पहले जाएं, वीडियो देखें, फिर आप जो है इधर आएँ हर टॉपिक की, तो तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। किरारदाद लाहौर के बारे में आप क्या जानते हैं, तरीके पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है। किरारदाद लाहौर के बारे में हमने मेरी जो है पहली वीडियो ही किरारदाद लाहौर के बारे में और तरीके पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है। किरारदाद लाहौर के बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे किरारदाद लाहौर थी क्या, पस मंज़र पहले आपने लिखने जिस तरह मैंने वीडियो में बताया। फिर किरारदाद लाहौर पेश किसने की, क्या मामलात हुए, कौन कौन सी डेट को किरारदाद लाहौर पेश की गई, कौन सी डेट को किरारदाद लाहौर पेश की गई, किसने पेश की, और उसके बाद किरारदाद लाहौर में मुतालबा क्या किया, और उसके बारे मतलब कि इसमें आप पूरा टॉपिक लिखेंगे कि पूरा जो टॉपिक है इसमें हर चीज़ लिखेंगे। अब आपने चीज़ें किस तरह लिखनी है कि हेडिंग्स आप बनाते जाएं। सबसे पहले आप लिखें जी पस मंज़र पे आपने बयान करके मुसलमानों ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर लिया कि अब उनको एक आज़ाद रियासत चाहिए, इस वजह से फिर किरारदाद लाहौर पेश की। ये आप वीडियो देखिए, उसमें बेहतरीन तरीके से मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। और फिर उसके बाद किरारदाद लाहौर कब पेश की गई, इसमें आपने डेट लिखनी है, और उसके बाद फिर आपने ये पेश किसने की, A.K. फजलुल हक ने, आपने उनके बारे में लिखना है, और मेन जो पॉइंट है वो उसके मुतालबात क्या थे वो आप लिख लेंगे, और उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स क्या निकले, नतीजा क्या निकला, एक ये आपका हेडिंग होगा, इसमें ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। आपका बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो तैयार है। CR फार्मूला और गांधी जिन्ना मुज़ाकरात पर तफसीली बात करें। CR फार्मूला के बारे में आप लिखेंगे बैकग्राउंड, CR फार्मूला क्या है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने क्या फार्मूला पेश किया कि वही कहा कि आप हमारा साथ दें। तो इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ चीज़ें बयान करना मुश्किल है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बात करते हैं फिर नई बात निकलती है। इस वजह से आप जो है चीज़ें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जाकर अगर नहीं देखी तो देखें, अगर एक दफ़ा देख लेंगे बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बुक भी आप सामने खोल लें तो हर पॉइंट जो है आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। CR फार्मूला के बारे में आप लिखेंगे वो क्या था, फिर जो है उन्होंने राजगोपाल आचार्य ने जो किरारदाद पेश की वो क्या थी, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स क्या निकले, इसमें आप ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। गांधी जिन्ना मुज़ाकरात में जो है आप लिखेंगे गांधी जिन्ना मुज़ाकरात कब हुए, कब गांधी और इनके दरमियान, आप फिर लिखेंगे खतूतों का भी तबादला हुआ, ये तमाम चीज़ें पस मंज़र में लिख के फिर आप लिखेंगे गांधी जिन्ना मुज़ाकरात थे क्या, और इसके एंड पे रिज़ल्ट्स क्या निकले। काबीना मिशन प्लान और इसके अगराज़ व मकासद बयान करें। काबीना मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, इसके बारे में आप बात करें, और इसके अगराज़ व मकासद। काबीना मिशन प्लान के बारे में लिखेंगे। हमने देखा कि आगे अबूरी हुकूमत की, इंटरिम गवर्नमेंट की जो है वो तश्कील होनी थी, हाँ, अबूरी हुकूमत की तश्कील से पिछला टॉपिक है काबीना मिशन प्लान। तो हमने देखा कि जो है अबूरी हुकूमत की जो है यहाँ पर तश्कील होनी थी, फिर 3 वज़ीरों पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान भेजा गया, काबीना मिशन प्लान। फिर इसने कुछ तजवीज़ पेश की, ये क्या थी, वो फिर आप लिखेंगे कि तजवीज़ क्या थी, इनके बारे में मुकम्मल चीज़ें लिख के रहेंगे। फिर आपने लिखने के इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये तमाम चीज़ें आप इस क्वेश्चन में लिख लेंगे। अगर आपने चीज़ें टॉपिक किए हुए हैं तो आप बुक भी सामने रखें तो ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। 3 जून का मंसूबा क्या है और इसके तहत तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम किस तरह आया तक। 3 जून के मंसूबे के बारे में मैंने आपको बताया। 3 जून के मंसूबे को हम जो है वो
तकसीम हिंद का मंसूबा भी कहते हैं। 3 जून का मंसूबा क्या था, हिंदुस्तान को तकसीम करना था, उसके बारे में प्लान किया गया। फिर आप जो है पहले 3 जून का मंसूबा क्या है, पस मंज़र लिखेंगे। पस मंज़र में आपने क्या लिखना है जी, लॉर्ड एटली ने ऐलान किया जी 1947 में कि हमने जो है अब हिंदुस्तान को तकसीम करना है। फिर जून 1948 से पहले पहले हमने हिंदुस्तान को तकसीम करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा, लॉर्ड वीवल को वापस बुला लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने आके एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा क्या था, वो तमाम आप लिखेंगे। असल चीज़ ये क्या कि 3 जून का मंसूबा क्या था। 3 जून के मंसूबे में आपने तमाम चीज़ें लिख लेनी है कि उन्होंने कहा कि हम किस चीज़ें को किस तरह तकसीम करेंगे, और उसके बाद उसने लिखा कि इसके तहत तकसीम और पाकिस्तान का क़याम। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे इस पर कि 3 जून के मंसूबे के तहत तकसीम हिंद और पाकिस्तान का क़याम, तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम। फिर आप लिखेंगे लेट क्लाफ अवार्ड हिंदुस्तान आए, उन्होंने तकसीम पंजाब और बंगाल को तकसीम किया, और पंजाब और बंगाल की तकसीम की बात की, उसमें जो नाइंसाफ़ी हुई वो लिखेंगे। और असल चीज़ जो है वो ये वाली लिखनी है कि जो यहाँ पर बयान हुई है कि पंजाब, बंगाल और पंजाब को हमने इनके असम्बलियों के इजलास होंगे, इसको हमने तकसीम करना है नहीं करना है, इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा कि सूबों की तकसीम के लिए मिशन तयन किया जाएगा, सिंध सूबे का इजलास होगा, जो है खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम होगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है आप लिख लेंगे। 3 जून का मंसूबा क्या था। फिर यहाँ पर आपने 3 जून के मंसूबे में बैकग्राउंड लिखने के बाद 3 जून मंसूबे की जो है मुंदजात लिख लेनी है कि ये थी। असल चीज़ ये क्या है कि वो क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि हम तकसीम किस तरह करेंगे, वो तमाम चीज़ें आप लिख के रहेंगे। फिर इसके बाद आपने लिखना है कि इसके तहत तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ। तो फिर आप इस टॉपिक पे आ जाएंगे, तकसीम 3 जून के मंसूबे के तहत तकसीम हिंदुस्तान। फिर जो मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ आपने लिखनी यहाँ से है कि किस तरह 3 जून के मंसूबे की रूह से मशरक़ी बंगाल, मगरबी बंगाल जो है उसको तकसीम किया गया। सिंध की कानून साज असम्बलियों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया गया। हर चीज़ फिर आपने यहाँ पर लिख लेनी है। बरसगीर पाक हिंद में बरतानवी इस्तेमार और मकासद और पॉलिसियाँ बयान करें। बरसगीर में बरतानवी इस्तेमार, इसमें आपने यहाँ पर ये लिखने कि किस तरह हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान आई, कि तजारत की गर्ज से आई, फिर उनकी जो है जंगें हुई। सबसे पहले जो है जंगें हुई, जंग के बाद फाइनली जंग हम देखते हैं कि जंग आज़ादी होती है। ये तमाम चीज़ें आप लिख कर रहेंगे। फिर इसकी मकासद और पॉलिसियों में आप चीज़ें निकात लिख लें। जो है मेन जो है यहाँ पर आप अपने पास पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे कि मैं अभी आपको बताता भी चलूँ, मकासद और पॉलिसियाँ, इंतज़ामिया, उन्होंने इंतज़ामिया किस तरह की, तालीमी निज़ाम उनका कैसा था, उसके बाद नस्ली इम्तियाज़ जो पैदा हो गया, माशी निज़ाम, इन तमाम चीज़ों में आप जो है कुछ पॉइंट्स लिख लें। ये क्वेश्चन भी आपका रेडी है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक आए हैं, साथ मेरा पहला टॉपिक क़याम पाकिस्तान से लेके आज इस मश्क तक, वो आएँ कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि कैसा मैंने चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट किया। अगर नए आने वाले लोग हैं वो भी जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोस। मुख्तसर सवालात भी मैंने आपको बताया, तफसीली सवालात, इनको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करना मैंने आपको बताया काफ़ी ही मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है और जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाकर देखें। तो उनमें हर चीज़ मैंने बनाई हुई है, जो है नोट्स एक फॉर्म में तैयार हुए हैं और कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लिखवाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप वो पॉइंट्स सामने रखें। मैंने आपको बताया था कि रफ रजिस्टर पर लिखते रहें। वो पॉइंट्स आप अपने सामने यहाँ पर रख लें और फिर एक क्वेश्चन आप अपने सामने रखें और आप आसानी से कर लेंगे। फिर भी आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है हर वक्त अवेलेबल हूँ और सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर 2 हो गया हमारे कंप्लीट और इंशाल्लाह अब हम थर्ड चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। आपकी भी डिमांड आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि बुक कंप्लीट करें और इंशाल्लाह मेरी यही टारगेट है कि जल्दी से जल्दी बुक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करे। आमीन सुम्मा आमीन।